हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना सीखा था और उसको लेबलिंग करना सीखा। अब आज हम उसके आगे मानव हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है, रुधिर का मार्ग क्या होता है हार्ट में, और हृदय की क्रियाविधि क्या है, अर्थात हृदय जो है वो किस तरह से अपना कार्य करता है, इसका फंक्शन, हार्ट का फंक्शन कैसे होता है, इन सब चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसकी संरचना को समझते हैं पहले। तो मनुष्य का जो हृदय है वो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ये डायग्राम बना हुआ जो आप लोग देख रहे हैं, ये हार्ट का एलएस भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि मनुष्य के हृदय की लंबवत काट का चित्र है, जिसमें हृदय की आंतरिक संरचना जो है वो दिख रही है हमको। तो ये 4 कोष्ठों का बना हुआ दिखाई दे रहा है। जो ह्यूमन हार्ट है उसमें स्पष्ट हमको 4 कोष्ठ या 4 चैम्बर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ये चारों कोष्ठ दाएं और बाएं भागों में बटे हुए रहते हैं। दोनों भागों की पूरी लंबाई में हमने देखा था कि एक सेप्टम पाया जाता है जो थिक वॉल का बना हुआ होता है। अब हम इनके भागों को देखें तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं ऊपर की ओर लेफ्ट एट्रियम या बायां आलिंद है। इसी तरह से नीचे की ओर हम देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां निलय है। इसी तरह से दाएं भाग में देखें तो दाएं भाग में राइट एट्रियम, जिसको दायां आलिंद बोलेंगे, और नीचे की ओर दायां निलय स्थित है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों आलिंद और निलय जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, है ना। इनके बीच में एक वाल्व पाया जाता है। वाल्व के द्वारा आलिंद और निलय जो है वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो अब ये जो वाल्व है, लेफ्ट साइड में जो वाल्व पाया जाता है उसको बाइकस्पिड वाल्व या द्विवल्नी कपाट बोलते हैं। मतलब ये 2 वलन का बना हुआ रहता है। इसी तरह से दाएं साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवल्नी कपाट पाया जाता है, जो 3 वलन का बना हुआ रहता है। ठीक है, और आलिंद की दीवारें निलय की दीवारों की अपेक्षा ज़्यादा पतली होती हैं। निलय की दीवारें मोटी होती हैं क्योंकि ये दाब के द्वारा या प्रेशर के द्वारा रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेजते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना को देखें तो दोनों आलिंद अपने अपने तरफ के निलय में एक छिद्र के द्वारा खुलते हैं। ठीक है, उस छिद्र को क्या कहा जाता है? आलिंद निलय छिद्र या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर। आलिंद और निलय के बीच में यहाँ पे छिद्र रहेगा, इसी तरह से यहाँ पे रहेगा, वो कहलाता है आलिंद निलय छिद्र। और उस छिद्र को ये जो कपाट हैं, ठीक है, ये जो हमने बताया बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जो हैं वो इस छिद्र को जो है उसको ढके हुए रहते हैं। तो इन कपाटों के द्वारा जो छिद्र है वो सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये रुधिर को आलिंद से निलय में तो जाने देंगे, है ना, लेकिन वापस रुधिर के उल्टे बहाव को रोकते हैं। जैसे ही रुधिर आलिंद से निलय में आ जाता है, ये वाल्व जो है वो तुरंत बंद हो जाते हैं और ये एक ही साइड में खुलते हैं। जैसे घर का हमारे दरवाज़ा वो एक ही साइड खुल, इसी तरह से ये जो वाल्व हैं ये एक ही साइड नीचे की ओर खुलते हैं। तो आलिंद से निलय में ब्लड आने के बाद ये बंद हो जाते हैं, तो ये रुधिर के उल्टे बहाव को रोकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो दायां निलय है ना, दायां निलय एक बड़ी महाधमनी में खुल रहा है, जिसको कि पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी कहा गया है या पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये 2 भागों में बट जाती है और 2 भागों में विभाजित होकर ये कहाँ जाती है? दोनों फेफड़ों को जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बायां निलय है ये कहाँ खुल रहा है? यहाँ पर ये महाधमनी में खुल रहा है। जो बायां निलय है वो दैहिक महाधमनी या एरोटा में खुल रहा है, और ये जो महाधमनी है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। दाहिने आलिंद में एक अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा आकर खुलती हैं। अग्र महाशिरा को सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है, पश्च महाशिरा को इंफीरियर वेना केवा कहा जाता है। अग्र महाशिरा शरीर के अग्रभाग से ऑक्सीजन विहीन रक्त को लेकर आती है। इसी तरह से पश्च महाशिरा शरीर के पश्च भाग से, निचले भाग से ऑक्सीजन विहीन रुधिर को लेकर दाएं आलिंद में आती हैं।
बाएं आलिंद में हम देखें तो बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिराएं या पल्मोनरी वेन्स खुल रही हैं और ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़े से लेकर यहाँ पे आ रही हैं। मतलब बाएं आलिंद में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को लेकर आ रही हैं कौन? पल्मोनरी वेन्स या फुफ्फुस शिराएं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हृदय की संरचना। अब हम देखते हैं कि हृदय में रुधिर का मार्ग किस प्रकार का है। तो यहाँ पे डायग्राम में भी आप लोग देख पा रहे हैं सुपीरियर वेना केवा या अग्र महाशिरा और इन्फीरियर वेना केवा या पश्च महाशिरा, ये दोनों जो शिराएं हैं तो एक जो है वो शरीर के अग्रभाग से ऑक्सीजन विहीन रुधिर को लाएगी और नीचे की ओर जो इन्फीरियर वेना केवा है ये शरीर के पश्च भाग या निचले भाग से ऑक्सीजन विहीन रुधिर को लेकर आएगी। तो ये दोनों जो वेना केवा हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं कहाँ पे? राइट एट्रियम में या दाएं आलिंद में लेकर आती हैं। ठीक है, अब दाएं आलिंद में क्या होता है? संकुचन स्टार्ट होता है, इसमें ब्लड आ गया, उसके बाद ये संकुचित होने लगता है। वहाँ पर जो रुधिर है उस पर एक प्रेशर या दाब पड़ेगा और ये आलिंद निलय छिद्र के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा? दाहिने निलय में, राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो इस तरह से दाएं आलिंद से जो डीऑक्सीजनेटेड रुधिर है या जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है वो दाएं आलिंद से दाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दाहिने निलय में संकुचन स्टार्ट होता है जिसके कारण कि यहाँ पर जो आलिंद निलय छिद्र होता है वो बंद हो जाता है और रुधिर पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों को ऑक्सीजन युक्त होने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा, जैसे ही ब्लड आलिंद में आया, यहाँ पर जो छिद्र होता है आलिंद निलय छिद्र और ये जो कपाट पाए जाते हैं ट्राइकस्पिड कपाट वाल्व, ये क्या होंगे? जब यहाँ पे संकुचन स्टार्ट हो जाएगा तो एक प्रेशर पड़ेगा इस वाल्व पे और ये वाल्व जो है वो नीचे की ओर खुलेंगे। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो नीचे की ओर खुल जाएंगे जिससे कि जो रुधिर है वो पूरा कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल में आ जाएगा, दाएं निलय में आ जाएगा। फिर जैसे ही रुधिर दाएं निलय में आएगा ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे। फिर निलय की दीवारों में संकुचन स्टार्ट हो जाएगा तो ब्लड पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड आगे की ओर बढ़ेगा और ये जाएगा कहाँ? पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी के द्वारा जो ऑक्सीजन विहीन रक्त है, ठीक है, मतलब कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पल्मोनरी आर्टरी लेकर जाएगी फेफड़ों में। फेफड़े में किस लिए लेके जा रही है? ऑक्सीजन युक्त करने के लिए, यानी उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने के लिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। अब इसके बाद क्या होगा? फेफड़े में रुधिर को लेके गई पल्मोनरी धमनी, ठीक है, और वहाँ पर रुधिर में ऑक्सीजन मिला दिया गया। ठीक है, फेफड़े के अंदर रुधिर को ऑक्सीजन युक्त बनाया जाता है, यानी रुधिर में ऑक्सीजन मिलाया जाता है। उसके बाद उस ऑक्सीजन युक्त रुधिर को पल्मोनरी वेन्स, ये जो हैं, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़ों से कहाँ लेकर आ रही हैं? बाएं आलिंद में, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू, जिसको हम फुफ्फुस शिराएं भी बोलते हैं। अब इसके बाद बाएं आलिंद में रुधिर आ गया, तो बाएं आलिंद में रुधिर आने के बाद इसकी दीवारों में संकुचन स्टार्ट हो जाएगा। बायां आलिंद जो है वो संकुचित होने लगेगा जिसके कारण यहाँ पर जो छिद्र पाया जाता है आलिंद निलय छिद्र और उसके ऊपर जो कपाट होते हैं बाइकस्पिड कपाट, वो बाइकस्पिड कपाट खुल जाएंगे और उस छिद्र से होकर जो ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा? बाएं निलय के अंदर। अब बाएं निलय में रुधिर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? बाएं निलय में रुधिर आने के बाद बाएं निलय में संकुचन स्टार्ट होगा और ये जो बाइकस्पिड वाल्व हैं ये बंद हो जाएंगे, ठीक है, ताकि रुधिर जो है वो विपरीत दिशा में ना जा सके। अब ये जो रुधिर है वो दैहिक महाधमनी, ये जो धमनी है ना, सिस्टेमिक एरोटा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाएंगे। ये हम देख रहे हैं महाधमनी है ये। तो इस महाधमनी के द्वारा जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रुधिर का मार्ग है। तो इस तरह से हृदय में रुधिर का मार्ग
समझने के बाद अब हम देखते हैं कि हृदय जो है वो किस तरह से वर्क करता है। उस हृदय का मुख्य कार्य यदि देखा जाए तो वो शरीर के सभी भागों को रुधिर पंप करता है। यह कार्य यह स्वयं के संकुचन और शिथिलन के द्वारा पूरा करता है। हृदय के द्वारा शरीर के सभी भागों में रुधिर जो पंप किया जाता है वो किस तरह से होता है? हृदय की पेशियों में संकुचन और शिथिलन के कारण। जब हृदय संकुचित होता है तो उस कंडीशन में उसके अंदर का जो आयतन है वो कम हो जाता है। आयतन कम होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो रुधिर है उस पर एक दबाव पड़ता है और रुधिर निकलकर धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। इसके विपरीत जब हृदय शिथिल हो जाता है, जब हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाएंगी तो उस कंडीशन में इसके अंदर का जो आयतन है वो बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ जाएगा तो उसको भरने के लिए शरीर के विभिन्न भागों से जो रुधिर है वो सिराओं के द्वारा इसके अंदर लाया जाता है। जो हृदयक पेशियां होती हैं जो हृदय में पाई जाती हैं उनमें संकुचन और शिथिलन की क्षमता होती है और उसी के कारण हृदय में संकुचन और शिथिलन होता है। हृदय के संकुचन और शिथिलन को ही हृदय की धड़कन या हार्ट बीट कहा जाता है। ठीक है ना। हृदय की एक धड़कन, एक संकुचन जिसको हम सिस्टोल बोलेंगे और एक शिथिलन जो डायस्टोल की बनी होती है। अर्थात हृदय की जो एक धड़कन है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हो गया संकुचन जिसको सिस्टोल कहा जाता है और दूसरा हो गया शिथिलन जिसको डायस्टोल कहा जाता है। तो ये दोनों जो हैं सिस्टोल और डायस्टोल मिलके हृदय की एक धड़कन जो है वो कहलाते हैं। विश्रामावस्था में हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। एक बार धड़कने में लगभग 70 मिलीलीटर रुधिर को पंप करता है। एक धड़कन में हृदय लगभग 70 मिलीलीटर रुधिर को धमनियों में धकेलता है। इस आयतन को स्ट्रोक आयतन कहते हैं और प्रति मिनट हृदय की जो धड़कन होती है वो हृदय गति या हार्ट रेट कहलाती है। तो हम हार्ट रेट किसको बोलेंगे? हृदय की 1 मिनट में जितनी भी धड़कन है, जैसे हमने अभी ऊपर बताया कि 1 मिनट में लगभग 72 बार जो हृदय है वो धड़कता है। तो ये जो होगा प्रति मिनट हृदय की जो धड़कन है वही हृदय गति या हार्ट रेट कहलाती है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमारे